आज की वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो जो है आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं चर्चित व्यक्ति की। पहला है पोप लियो। चर्चा में कौन कौन से व्यक्ति रहे हैं, तो पोप लियो की बात करते हैं। पोप लियो 14। पोप लियो 14 कौन बनेगा? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। तो पोप लियो 14 जो है, इनका रियल नेम क्या है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। ये जो है 267वें पोप बनेंगे। वेटिकन सिटी में 267वें पोप बनेंगे। चर्च के इतिहास में पहले अमेरिकी पोप बनेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये पहले अमेरिकी पोप हैं। ऐसे इनका नंबर जो है 267वां है। तो यहाँ दो चीज याद रखनी है, पहले अमेरिकी पोप हैं और इनका नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। पोप लियो 14 मतलब 14वें ये बनेंगे। इनका नाम जो है पोप लियो 14 है। पायल कपाड़िया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पायल कपाड़िया ये एक भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। इन्हें जो है फ्रांस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिसर डांस अल आर्डे ड्रेस आर्ट, तो इससे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को। पायल कपाड़िया को फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान मिला है। इसका नाम है ऑफिसर डांस अल आर्डे। इतना भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। पायल कपाड़िया की पहली फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसे 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में ग्रांड प्रिक्स अवार्ड मिला था। तो ग्रांड प्रिक्स अवार्ड पायल कपाड़िया की पहली मूवी को मिला था, उसका नाम था ऑल वी इमेजिन एज लाइट। नेक्स्ट बात करते हैं बेंजामिन वेड्रीनेस। तो इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कि ये फ्रांसीसी पर्वतारोही हैं। तो फ्रांसिस पर्वतारोही हैं बेंजामिन वेड्रीनेस। ए माउंट ब्लॉक पर तेजी से चढ़ने और उतरने का रिकॉर्ड बनाए। इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, बस इनका संबंध किससे है? बेंजामिन ब्रेडिनेस एक पर्वतारोही हैं और कहाँ की? फ्रांस की। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नियुक्ति की बात करेंगे। अरुण श्रीवास्तव। अरुण श्रीवास्तव इस सिंडिकेट बैंक के सीईओ और एमडी नियुक्त हुए हैं। अरुण श्रीवास्तव सिंडिकेट बैंक के सीईओ और एमडी। तो अरुण को सिंडिकेट बैंक में नियुक्ति मिली है। अजय कुमार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के चेयरमैन। तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने? अजय कुमार। यूपीएससी के चेयरमैन को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा शपथ दिलाई गई है। हरवंश चावला। हरवंश चावला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन हैं और हरवंश चावला ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, याद रखिएगा ये पूछा है एक एग्जाम में। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बने हैं? हरवंश चावला। प्रवीण सूद सीबीआई के निदेशक हैं वर्तमान में और इनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो प्रवीण सूद जी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष। तो आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख। ये ध्यान दीजिएगा, ये उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कमला प्रसाद बिसेसर, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कमला प्रसाद बिसेसर फिर भी याद रखिएगा कि यूएनसी पार्टी है त्रिनिदाद व टोबैको में इनकी पार्टी ने जो है जीत हासिल की है। तो कमला प्रसाद बिसेसर त्रिनिदाद और टोबैको में इनकी यूएनसी पार्टी ने जीत हासिल की है। यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तपन कुमार डेका आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक थे और इनका जो है सेवा विस्तार किया गया है 1 ईयर का। तो तपन कुमार डेका का सेवा विस्तार किया गया है
और यहाँ पे प्रवीण सूद का, तो प्रवीण सूद CBI निदेशक थे और तपन कुमार डेका IB निदेशक है। प्रकाश मखदूम, तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के MD कौन बने हैं? तो प्रकाश मखदूम बने हैं, प्रकाश मखदूम। संजय जायसवाल, ये प्राक्कलन समिति, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है, प्राक्कलन समिति, संजय जायसवाल। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय जायसवाल। तो ये जो भी समितियां होती हैं उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का जो है अध्यक्ष ओम बिरला जी द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की गई है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संजय जायसवाल। अस्थाई समिति है, प्राक्कलन समिति के बारे में देख लेते हैं, और कुल सदस्य इसमें 30 हैं और सभी सदस्य इसमें लोकसभा से आते हैं। प्राक्कलन समिति एक अस्थाई समिति है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है जो कि 2026 तक रहेगा। और कार्य क्या है? सरकार के व्यय अनुमानों की समीक्षा, तो सरकार के जो व्यय होते हैं उनके जो अनुमान लगाए जाते हैं उसकी समीक्षा करता है। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल, यानी समीक्षा करने वाला अधिकारी क्या करेगा? सवाल जवाब करेगा, तो जायसवाल, संजय जायसवाल। बैजंत पांडा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जो है जायसवाल जी थे। संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बने हैं। बैजंत पांडा सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो ये 2 समितियां भी इम्पोर्टेंट हैं, पॉलिटी में बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये भी अस्थाई समिति है, सदस्य 22 हैं प्राक्कलन समिति में, सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं और राज्यसभा से 7। इनका भी कार्यकाल 1 साल का होता है। और इनका काम क्या होता है? केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले PSU की जांच करना। तो जो भी केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले PSU होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनकी ये जांच करते हैं। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? बैजंत पांडा। निधन की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है। परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर MR श्रीनिवासन। पहले तो यही इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर MR श्रीनिवासन कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो डॉक्टर MR श्रीनिवासन यह एक परमाणु वैज्ञानिक थे, असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के निर्माता थे। पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। डॉक्टर MR श्रीनिवासन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। नेक्स्ट बात करेंगे जयंत नार्लिकर। जयंत नार्लिकर ये भारतीय खगोल भौतिकी विज्ञानी थे। बस इतना इसमें याद रखना कि जयंत नार्लिकर कौन थे। तो ये जो है एक खगोल विज्ञानी थे और एक गुरुत्वाकर्षण के हॉयल नार्लिकर सिद्धांत, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखिए कि खगोल भौतिकी विज्ञानी थे जयंत नार्लिकर। अब बात करेंगे प्राइज की, पुरस्कार की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे नहीं भूलना है, आप एकदम ध्यान की। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है पुरस्कार, किसको क्या प्राइज मिला है ये चीज देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसे मिला है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिला है बानो मुश्ताक को। ये भारतीय लेखिका है, वकील हैं, शिक्षाविद हैं। तो बानो मुश्ताक, इनकी कहानी क्या है? तो इनकी एक लघु कहानी संग्रह है हार्ट लैम्प। बानो मुश्ताक की हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और हार्ट लैम्प का इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन किसने किया? इंग्लिश लैंग्वेज में तो दीपा भास्ती ने किया है। 4 चीजें याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? बानो मुश्ताक को। इनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए, और हार्ट लैम्प का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट दीपा भास्ती जी के द्वारा किया गया है। और ये कन्नड़ भाषा का पहला कहानी संग्रह है जिसे ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और ये पहली बार जो है 1965 में दिया गया था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये।
और ये रामभद्राचार्य, स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला है। तो गुलजार जी और स्वामी रामभद्राचार्य, इन दो लोगों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी घोषणा कर दी गई है, जो कि विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। और विनोद कुमार शुक्ला जी को उनकी किसी खास रचना के लिए नहीं, बल्कि साहित्य में उनके योगदान के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया, ये कौन है? तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। मानवतावादी पुरस्कार की बात करेंगे तो ये सोनू सूद को मिला है। ये कोविड-19 के दौरान, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की थी, तो सोनू सूद जी को, जो कि एक साउथ एक्टर है, इन्हें मानवतावादी पुरस्कार मिला है। मेडल ऑफ ऑनर, मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? भुवन रिभु को। तो मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? पहले भारतीय हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है, मेडल ऑफ ऑनर का। और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, कैलाश सत्यार्थी, जो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में, मलाला यूसुफजई के साथ। तो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के ये बेटे हैं भुवन रिभु, इन्हें मेडल ऑफ ऑनर मिला है। और यह अवार्ड वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है, और ये पहली बार किसी भारतीय को मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश जो है बन गया है। तो चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन गया है। किसको पीछे छोड़कर? जापान को। तो जापान को पीछे छोड़ भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। ये जानकारी किसने दी? तो नीति आयोग के सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम जी द्वारा ये जानकारी दी गई। दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाले देश जो हैं, तो अमेरिका टॉप पे है, चाइना सेकेंड, जर्मनी थर्ड और भारत 4th नंबर पे है। जापान 5वें पे चला गया है। तो अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत, अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत। IMF का मतलब अनुमान है कि 2028 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा, यानी भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो IMF के अनुमान के अनुसार 2028 तक भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है, ऐसा अनुमान है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत विश्व का 5वां बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश बना। तो सैन्य पे खर्च करने वाला, अपनी सैन्य शक्ति पे खर्च करने वाला या सैन्य बजट पे खर्च करने वाले देशों में भारत का 5वां स्थान है। भारत 5वें स्थान पे है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े जारी किए गए। यूएसए टॉप पे है, चाइना सेकेंड, रसिया थर्ड, जर्मनी 4th और भारत जो है 5th नंबर पे है। तो 5वां स्थान भारत का है। यूएसए, चाइना, रसिया, जर्मनी, भारत। जाहिर सी बात है कि अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है, सैन्य व्यय करता है। सेकेंड नंबर पे चाइना है और रसिया, जर्मनी के बाद भारत है। 2015 से तुलना करेंगे, एंड जो गवर्नमेंट चेंज होती है उसी से बेस ईयर मान के तुलना की जा रही है, तो ये 42% अधिक व्यय किया जा रहा है रक्षा बजट पे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक, सिपरी की रिपोर्ट में ये भी आया है कि जो भारत है वो सेकेंड नंबर का हथियार आयातक देश है, कमी के साथ, कुछ कमी के साथ सेकेंड नंबर पे बना हुआ है। क्योंकि टॉप पे कौन है? तो टॉप पे यूक्रेन आ गया है। टॉप पे इस समय हथियार आयातक मतलब हथियार की खरीदारी करने वाले में यूक्रेन टॉप पे है, क्योंकि वहां पे रसिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस वजह से। बात करेंगे नेक्स्ट गुजरात। गुजरात में एशियाई शेयरगणना, तो गुजरात सरकार द्वारा ये एशियाई शेयरगणना की जाती है और ये 16वें नंबर की थी। शेयरों की संख्या 674 से बढ़ के 891 हो गई है, तो 271 की वृद्धि हुई है। तो याद रखना है कि एशियाई शेयर गणना किसके द्वारा की जाती है? गुजरात सरकार के द्वारा। और इस बार की जो गणना थी वो 16वीं नंबर की थी, ये इंपॉर्टेंट है, 16वीं गणना थी। शेयरों की संख्या में 271 की वृद्धि होकर 891 हो गया है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो पर्सिका। प्रोजेक्ट लायन की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट लायन कब शुरू किया गया था? ये 2020 में शुरू किया गया था। एशियाई शेर संरक्षण परियोजना ये 2018 में आई थी। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए
2018 में परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का कब आया था, तो ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। 1970 के आसपास है, आप लोग एग्जैक्ट डेट बताइएगा। IUCN ये रेड लिस्ट में शामिल है, IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है, जो एशियाई शेर है और सुभेद्य सूची में है। हिम तेंदुआ, तो यहाँ हिम तेंदुआ की बात करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिम तेंदुओं की सर्वाधिक सघनता वाला क्षेत्र कौन बन गया है, तो लद्दाख। तो सर्वाधिक सघनता वाला क्षेत्र जो कि हिम तेंदुओं के लिए बना है वो लद्दाख बना है, और ये दुनिया में सर्वाधिक सघनता वाला क्षेत्र है, सिर्फ भारत में ही नहीं। और ये रिपोर्ट जारी की गई है वन्य जीव संस्थान देहरादून और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 2005, ये याद रखिएगा पूछता है, NTCA की स्थापना कब हुई थी, तो ये 2005 में हुई थी, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और भारतीय वन्य जीव संस्थान, इसका मुख्यालय देहरादून में है। भारत में कुल हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो 709 है, जिसमें लद्दाख में 477 है। घोस्ट ऑफ माउंटेन के नाम से भी हिम तेंदुआ को जाना जाता है, और ये भी IUCN की सुभेद्य सूची में शामिल है। तो एशियाई शेर भी शामिल हैं। एशियाई शेरों में कितनी वृद्धि हुई थी, 271 की वृद्धि होके वो 891 हो गया था, और यहाँ पे पूरे जो है 709 जो है हिम तेंदुआ है, 477 लद्दाख में। 295 मिलियन लोग 295 मिलियन लोग जो हैं ये गंभीर खाद्य सुरक्षा की चपेट में हैं। FAO द्वारा जारी ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 295 मिलियन लोग गंभीर खाद्य सुरक्षा संकट का सामना कर रहे हैं। 53 देशों में रिपोर्ट जो है वो जारी की गई, 53 देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो 53 देशों में ही 295 मिलियन लोग जो हैं भूखमरी का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अमृत भारत स्टेशन की। अमृत भारत स्टेशन, ये योजना कब शुरू की गई थी, ये 2022 से स्टार्ट हुई थी। अमृत भारत स्टेशन योजना ये केंद्र सरकार द्वारा 2022 से शुरू की गई है। उद्देश्य क्या था इसका, नए नए अत्याधुनिक जो है स्टेशन को डेवलप करना। लक्ष्य क्या है, 2027 तक 500 अमृत स्टेशन डेवलप करने का। तो 2022 में शुरू की गई थी और 2027 तक 500 अमृत स्टेशन विकसित करने का इसका लक्ष्य है। तो हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अमृत भारत स्टेशन राजस्थान के देशनोक से PM मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, 103 अमृत भारत स्टेशन का। तो हाल ही में राजस्थान के देशनोक से 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे आयुष्मान वय वंदन योजना की। यहाँ पे देखेंगे जो अमृत भारत स्टेशन 103 उद्घाटित किया गया है, उसमें सबसे ज्यादा यूपी में है, यूपी में 19 रहेगा, बाकी 18 राज्य और यूटी में है। आयुष्मान वय वंदन योजना, वय वृद्ध जो बोलते हैं ना, वयोवृद्ध, तो यहाँ से वय हम लोग जो है एक की पॉइंट ले सकते हैं। तो आयुष्मान वय वंदन योजना किसके लिए है, वरिष्ठ नागरिक के लिए, 70 साल या उससे अधिक 70 साल या उससे अधिक लोगों के लिए आयुष्मान वय वंदन योजना है, और ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। तो वय वंदन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, और ये किस योजना के अंतर्गत, आयुष्मान योजना के अंतर्गत शुरू की गई है। आयुष्मान योजना जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, ये 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना जो कि एक स्वास्थ्य बीमा है वो शुरू की गई थी। तो इसके तहत 5 लाख की राशि दी जाती थी, और आयुष्मान वय वंदन योजना ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या नाम है, एम फॉर नेचर, एम फॉर नेचर, यहाँ पे ये नेचर होगा, एम फॉर नेचर। ये FAO की पहल है, ये FAO की पहल है, मतलब एम फॉर नेचर इनिशिएटिव या योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये शुरू किया गया है। ध्यान रखना है कि एम फॉर डायरेक्ट पूछ सकता है कि एम फॉर नेचर किसके द्वारा शुरू की गई है, तो यहाँ पे WHO WTO कुछ भी दे सकता है। तो हमें याद रखना है कि WHO WTO नहीं है, यहाँ पे होगा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एम फॉर नेचर योजना शुरू की गई है। ये कब शुरू की गई, पृथ्वी दिवस के दिन 22 अप्रैल के दिन इसका जो है अनाउंसमेंट हुआ था।
और ब्रिटेन के द्वारा इसमें 73 करोड़ की राशि भी प्रदान कर दी गई है। उद्देश्य इकोसिस्टम को मजबूत करना। तो ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में एम फॉर नेचर पहल जो कि FAO द्वारा शुरू की गई है, उसका उद्देश्य क्या है, वो किससे संबंधित है? तो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, याद रखना है, इकोसिस्टम से संबंधित है। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में, और 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे देख के भी पता चल जाएगा, फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, यह आयोजन कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के नीस में। तो फ्रांस का एक शहर है नीस, वहीं पे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ। सह मेजबान देश है कोस्टा रिका, और ये SDG 14 को टारगेट करता है, लाइफ बिलो वाटर, जल के नीचे जो है जीवन। यहाँ से पता भी चल जा रहा है कि महासागर सम्मेलन है, तो लाइफ बिलो वाटर की ही बात करेगा। SDG 14 जैसे SDG गोल, ये डिसाइड किया गया है। SDG गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि UN के द्वारा दिया गया है, और 2030 तक इसको पूरा करने का टारगेट है। और SDG गोल जो है ये 17 गोल है। 17 गोल में जैसे पहले पे SDG 1 की अगर बात करेंगे तो क्या गरीबी है, गरीबी को समाप्त करना। SDG 2 की बात करेंगे तो भूखमरी को समाप्त करना है। उसके बाद थर्ड पे SDG 3 की बात करेंगे तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए कार्य करना है। SDG 4 की बात करेंगे तो एजुकेशन की बात करेंगे। SDG 5 की बात करेंगे तो जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे। तो ऐसे जो है 17 लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने के लिए ये बनाया है। तो इसमें SDG 14 को टारगेट है। जो है UN मतलब यूनाइटेड नेशन का महासागर सम्मेलन हुआ है फ्रांस के नीस शहर में। चागोस संधि चर्चा में है, तो इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि चागोस संधि में कौन कौन शामिल है? तो ब्रिटेन और मॉरिशस शामिल है। ब्रिटेन जो है ये द्वीप को मॉरिशस को सौंपने वाला, ये चागोस द्वीप है, ये देख सकते हैं आप। इसकी लोकेशन ये है, इंडियन ओशन में ये है, और इस पे ब्रिटेन का अधिकार था। तो अभी ब्रिटेन जो है ये मॉरिशस को वापस सौंपने वाला है। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? ये भी कमेंट करके बताइएगा। जो जो चीजें पूछ रहे हैं बताइएगा। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? नेक्स्ट बात करेंगे औद्योगिक क्लस्टर पहल। ये WEF के द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा शुरू की जा रही है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये पहल शुरू की गई है, औद्योगिक क्लस्टर पहल। इसमें भारत के 5 क्लस्टर शामिल हैं। देखिए ये एक वैश्विक पहल है, वैश्विक पहल है, औद्योगिक क्लस्टर पहल विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक विश्व लेवल पे जो है पहल शुरू की गई है, जिसमें 16 देश और 5 महाद्वीप शामिल हैं। और 16 देश 5 महाद्वीप के 33 इंडस्ट्रियल क्लस्टर इसमें शामिल हैं। इस 33 में से 5 भारत के शामिल है। कौन कौन से? गोपालपुर, काकीनाडा, ग्रीन हाइड्रोजन वैली, और मुंद्रा क्लस्टर ग्रीन हाइड्रोजन। तो याद रखना है, ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, ग्रीन हाइड्रोजन वैली जो है ये केरल में है, मुंद्रा क्लस्टर गुजरात, और ग्रीन हाइड्रोजन ये मुंबई में, और ये गोपालपुर। तो भारत के 5 क्लस्टर शामिल हैं औद्योगिक क्लस्टर पहल में, जो कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू की गई है। स्वदेश से पैसा भेजने के मामले में भारत ने खाड़ी देशों को पीछे छोड़ा। तो RBI की एक रिपोर्ट आई है, इसमें जो है शीर्ष योगदानकर्ता मतलब भारत को शीर्ष योगदान कौन कौन से देश कर रहे हैं, तो उसमें USA टॉप पे है और UK सेकंड पे। तो जो पहले विदेशों से पैसा आता था, जो धन प्रेषण होता था, उसमें टॉप पे खाड़ी देश रहते थे, जैसे UAE, और उसके बाद आपका सऊदी अरब हो गया। तो ये सब कंट्री रहती थी जो खाड़ी कंट्री है। लेकिन USA और UK खाड़ी देशों को पीछे छोड़कर शीर्ष योगदानकर्ता बन गए हैं। तो टॉप पे कौन है? USA और UK। यहाँ से सर्वाधिक जो है धन आता है। राज्यवार प्रेषण प्राप्त करता, तो टॉप पे कौन है जो मतलब सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्त करता है? महाराष्ट्र है, सेकंड पे केरल है, और तमिलनाडु। ये भी याद रखना है, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु ये टॉप पे टॉप थर्ड स्टेट हैं, जो पूरे देश का 50% हिस्सा यही तीनों जो है प्राप्त करते हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुई है। तो ये ग्लोबली मतलब वैश्विक लेवल पे अरबपतियों की सूची जारी हुई है, जिसमें भारत के 284 अरबपति हैं,
और सर्वाधिक यूएसए में है, सेकेंड पे चाइना और थर्ड पे भारत है। तो अरबपतियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? अमेरिका, दूसरे स्थान पे चाइना और थर्ड नंबर पे भारत है। औसत संपत्ति में चीन को पीछे छोड़ा है भारत ने। एशिया की अरबपतियों की रानी, तो ये संघाई शहर को बोला जाता है। एशिया के अरबपतियों की रानी संघाई शहर को, पहले मुंबई को बोला जाता था। भारत में टॉप अमीर कौन है? अंबानी और अडानी। HCL इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। HCL की रोशनी नादर, ये जो है वर्ल्ड की 5वीं अमीर महिला है। तो पूरे विश्व में 5वें नंबर पे ये अमीर हैं, रोशनी नादर जी। टॉप थर्ड, जो दुनिया में टॉप थर्ड अमीर है उनकी बात करेंगे तो एलन मस्क टॉप पे हैं, सेकंड पे हैं जेफ बेजोस और थर्ड पे हैं मार्क जुकरबर्ग। एलन मस्क की बात करेंगे तो इनका जो है ये एक्स के मालिक हैं, जो पहले ट्विटर था, और इनकी एक कार की कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स के भी यही मालिक हैं, जो अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है प्राइवेट। तो एलन मस्क ही उसके मालिक हैं। जेफ बेजोस अमेजॉन के संस्थापक, मार्क जुकरबर्ग मेटा यानी फेसबुक के संस्थापक हैं। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन की। एक क्वेश्चन आप लोगों से है, एलन मस्क ने हाल ही में अमेरिका में एक नई पार्टी बनाई है। तो एलन मस्क द्वारा अमेरिका में एक नई पार्टी बनाई गई है। इनके द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन, राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने उन्हीं करंट अफेयर्स को शामिल किया है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छे लगने वाले, वन लाइनर लगने वाले करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी बात करते हैं। कभी कभी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता कि ये कैसा करंट अफेयर्स है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। तो राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। नाम से आप यहाँ की पॉइंट मिनरल है, तो मिनरल को ही पूरा करने के लिए, मतलब मिनरल की जो आपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी है। बजट इसके लिए 16,300 करोड़ रुपए का है। मिशन का पहला चरण 6 वर्ष का होगा और 7 वर्ष में इसमें 34,300 करोड़ रुपए का निवेश करना है। 34,300 करोड़ रुपए का निवेश 7 वर्ष में करना है और मिशन का पहला चरण 6 वर्ष का है। वर्तमान में बजट कितना इसके लिए पास किया गया है? तो 16,300 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है? खनन गतिविधियों को बढ़ावा देना और आयात पे निर्भरता को कम करना। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी। तो यहाँ दिया स्थानीय निकाय यानी ग्रामीण स्थानीय निकाय, तो कौन सा होगा? पंचायत, ग्राम पंचायत की बात कर रहा है। तो उसके लिए जो है 15वें वित्त आयोग के द्वारा अनुदान जारी कर दिया गया है। तो मतलब 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान जारी किया, जिसमें बिहार टॉप पे है, हरियाणा सेकंड पे और सिक्किम थर्ड पे। इन 3 स्टेट की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके लिए स्पेशली जो है फाइनेंशियल सपोर्ट इन्हें दिया गया है। 821 करोड़ बिहार को, 202 करोड़ हरियाणा को और 6 करोड़ सिक्किम को 15वें वित्त आयोग द्वारा यह अनुदान जारी किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं, याद रखना है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। ये जो है 3 सदस्यीय बॉडी है, जिसमें 1+2 एक अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जो वित्त आयोग है ये किस संविधान के किस भाग में है? भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भारत की पहली है। और कौन सी पाइप है? तो हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप विकसित की गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप, उसका नाम क्या है? APIX65। APIX65 डायरेक्ट ये देख सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा है APIX65 क्या है। तो नीचे ये दिया रहेगा कि हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप है ये। तो भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप विकसित की गई किसके द्वारा? तो टाटा स्टील के द्वारा विकसित की गई है।
ये कहाँ पे? खपोली नगर संयंत्र उड़ीसा में। आप ये नहीं याद रखेंगे तो चलेगा कि खपोली कलिंग नगर संयंत्र उड़ीसा में विकसित की गई है, लेकिन किसके द्वारा विकसित की गई है इसको याद रखना है, टाटा स्टील के द्वारा। पाइप का नाम जो है APIX 65 है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 ये किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसमें समग्र श्रेणी की रैंकिंग में, मतलब ओवरऑल रैंकिंग में जो है टॉप पे कौन है? तो ओवरऑल रैंकिंग में उड़ीसा टॉप पे है, छत्तीसगढ़ सेकंड और गोवा थर्ड। ये 3 चीजें तो एकदम नहीं भूलनी है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और ओवरऑल रैंकिंग में टॉप थर्ड स्टेट कौन से हैं? उड़ीसा टॉप पे है, छत्तीसगढ़ सेकंड पे है और गोवा थर्ड पे है। फ्रंट रनरअप की श्रेणी में महाराष्ट्र और यूपी, ये 2 ही याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि यूपी जरूरी है। फ्रंट रनरअप की श्रेणी में महाराष्ट्र और यूपी, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि हाल ही में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया था, उसमें जो है यूपी फ्रंट रनरअप की श्रेणी में शामिल था उत्तर प्रदेश। तो याद रखना है कि ये स्टेटमेंट जो है सही है। अगर बाकी परफॉर्मर स्टेट में अगर देगा कि यूपी शामिल है तो गलत है, एस्पिरेशनल में भी नहीं है। तो यहाँ पे बात करेंगे परफॉर्मर स्टेट में तमिलनाडु, सिर्फ एक याद रख लीजिए, और एस्पिरेशनल स्टेट में वेस्ट बंगाल। 3 इसमें 4 श्रेणी है, समग्र रैंकिंग है, फ्रंट रनरअप है, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओवरऑल वाली रैंकिंग है, और एक ये फ्रंट रनरअप श्रेणी, क्योंकि इसमें यूपी शामिल है। ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? तो ये हैं सुब्रमण्यम जी, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा PM होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। जारीकर्ता का नाम एकदम इम्पोर्टेंट है। किसी भी जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हमने पढ़े कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, तो जारीकर्ता कौन था? नीति आयोग। इसी तरह लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक ये कौन कर रहा है जारी? तो विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जा रही है। भारत इसमें एक श्रेणी है अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी, याद रखिएगा, इसमें भारत ने 22वां स्थान हासिल किया है। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वां स्थान है, और समग्र रूप से यानी ओवरऑल में जो है 139 देश में इसने 38वां स्थान हासिल किया है। तो 2 चीज यहाँ पे हमें याद रखनी है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में ये भारत का जो है शिपमेंट श्रेणी में 22वां स्थान है, और समग्र रूप से 38वां स्थान है। टॉप थर्ड कंट्री सिंगापुर, फिनलैंड, डेनमार्क। तो केवल सिंगापुर फिनलैंड याद रखिए, 2 ही कंट्री याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे नवीकरणीय विद्युत संस्थापित क्षमता में वृद्धि। तो नवीकरणीय विद्युत क्षमता में जो है ये वृद्धि हो गई है कितने परसेंट की? तो 15.84% की। और वर्तमान में ये कितनी है? नवीकरणीय ऊर्जा जो है 209.44 गीगावाट, और टारगेट 2030 तक कितने गीगावाट का रखा गया है? 500 गीगावाट का। यहाँ पे 3 चीजें याद रखनी है। नवीकरणीय विद्युत संस्थापित क्षमता में वृद्धि हुई, यानी नवीकरणीय विद्युत क्षमता में जो है वृद्धि हो गई है कितने की? 15.84% की वृद्धि के साथ वर्तमान में जो है ये 209.44 गीगावाट है, और ये 2030 तक टारगेट है 500 गीगावाट करने का। इसमें सौर ऊर्जा टॉप पे है, बाकी पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा। केन बेतवा लिंक परियोजना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करेंगे। ये दोनों नदी जो है MP में है, और केन नदी से पानी, ये बेतवा नदी जो है ये यूपी, और इस पे परीक्षा बांध स्थित है बेतवा नदी पे। इससे यूपी और MP दोनों जिले जो है लाभान्वित होते हैं, दोनों स्टेट लाभान्वित होते हैं। तो केन नदी से जो है पानी ये बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना में केन नदी से पानी बेतवा नदी में आएगा, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र का 9 लाख हेक्टेयर 9 लाख हेक्टेयर का जो है क्षेत्र सिंचित होगा। 9 लाख हेक्टेयर की सिंचाई सुविधा
मतलब 9 लाख हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा प्रदान होगी, 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। ये 8 वर्ष में पूरी होगी। तो केन बेतवा लिंक परियोजना का टारगेट कितने वर्ष में पूरा होने का है? 8 वर्ष में। अनुमानित लागत 44,605 करोड़। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश में 10 जिले इससे लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महोबा, झांसी, बांदा। केन बेतवा लिंक परियोजना से यूपी के कौन से जिले लाभान्वित होंगे? महोबा, झांसी व बांदा। नेक्स्ट बात करेंगे एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की। एक बंदरगाह पहल, एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल, ये सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू की गई है, जो कि जहाज रानी बंदरगाह और जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल जी। इनके द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की शुरुआत की गई है। और एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल के अंतर्गत क्या है कि समुद्री बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की बात की जा रही है। और लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये ध्यान रखना है, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI, इसमें जो है भारत की रैंक 22वीं है। यहाँ पोर्ट की बात की जा रही है। इसके पहले जो पढ़े थे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स था, जिनमें समग्र रूप वाली श्रेणी में जो है 38वां स्थान था, और इस तरह शिपमेंट वाली में 22वां स्थान। और ये है लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंक है 22वीं। नेक्स्ट बात करेंगे, नवरत्न का दर्जा मिला है किसको? IRCTC और IRFC, इन दो कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला है। तो वर्तमान में कुल नवरत्न कंपनियां, यानी टोटल नवरत्न कंपनी कितनी है? 26 है, जिसमें हाल ही में ये दो कंपनियां शामिल हुई हैं, IRCTC और IRFC। इन्हें जो है PSU का दर्जा मिला, यानी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, इसका जो है दर्जा प्राप्त हुआ है। और वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हैं? टोटल 14 हैं। तो ये याद रखना है कि नवरत्न कंपनियां 26 हैं, जिसमें IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन और IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन शामिल हुआ है। ये रेलवे उपक्रम का 6वां है और ये रेलवे उपक्रम की 7वीं कंपनी है, तो ये याद रखिएगा। 25वां और 26वां नंबर IRCTC और IRFC का है, जो कि नवरत्न बनी है। वर्तमान में नवरत्न कंपनियां कुल 26 हैं और महारत्न 14 हैं। सामाजिक सुरक्षा की बात करें, सामाजिक सुरक्षा में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मामले में भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है, और ये आंकड़ा जो है ILO के द्वारा दिया गया है। ILO के आंकड़ों के अनुसार भारत में 94 करोड़ लोग, 94 करोड़ लोग जो है भारत में, इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। परसेंटेज में देखेंगे तो 64% के नियर अबाउट लोग हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, और पूरे विश्व में भारत दूसरे स्थान पे है। 2015 से इसकी तुलना करेंगे तो 2015 में केवल 19% था, और वर्तमान में 45% की वृद्धि के साथ ये 64% है, जिसमें 94 करोड़ लोग शामिल हैं। एनवीडिया क्या है? तो ये एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है। तो एनवीडिया पहले तो हाल ही में चर्चा में रही, एनवीडिया का संबंध है, तो ये सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है। और ये चर्चा में क्यों है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, और दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर। तो याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? एनवीडिया, जो कि सेमीकंडक्टर चिप बनाती है। नेक्स्ट बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, तो व्यापारिक साझेदार इस समय भारत का सबसे बड़ा कौन है? अमेरिका, और ये लगातार 4 वर्ष से बना हुआ है। टॉप थर्ड की बात करेंगे, व्यापारिक साझेदार जो देश है उसमें USA टॉप पे है, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे UAE है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश अमेरिका 4 वर्षों से लगातार बना हुआ है, सेकंड प्लेस पे चाइना और थर्ड पे संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े, यानी जो अंतिम आंकड़े जारी होते हैं उससे पहले के जो आंकड़े होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अनंतिम आंकड़े
ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। तो भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित जो अनंतिम आंकड़े हैं वो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। तो इसमें कुल निर्यात, भारत ने कुल निर्यात कितना किया है? निर्यात का मतलब जो भारत से बाहर अन्य देशों में जाने वाले सामान। तो कितने का निर्यात हुआ है? 820 अरब डॉलर का। सीधा सीधा याद रखेंगे, 820 अरब डॉलर का भारत ने निर्यात किया है, जो कि प्रीवियस ईयर से 5.5% ज्यादा है। कुल आयात कितने का हुआ है, यानी दूसरे देशों से कुल कितना सामान कितने अरब डॉलर का आया है, यानी व्यापार कितने का हुआ है? तो 915 अरब डॉलर का। 820 का निर्यात हुआ है, 820 अरब डॉलर का, और 915 अरब डॉलर का आयात हुआ है। इससे पता चल रहा है कि आयात ज्यादा है, यानी व्यापारिक घाटा हुआ है। तो व्यापारिक घाटा कितना हुआ है? 94.26 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा है। तो याद रखना है कि कितने का व्यापारिक घाटा है? 94.26 अरब डॉलर का। 915 से आप इसको हटाएंगे तो यही डाटा आएगा। तो निर्यात जो है कम है हमारा, मतलब हम बाहर दूसरों को सामान कम भेज रहे हैं और आयात ज्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में जो है 14 खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसे कहा जाता है? यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी वो मूल्य जिससे कम कीमत पे सरकार किसानों को, मतलब उससे कम कीमत पे सरकार किसानों से खरीदारी नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के लिए जैसे धान का ये दिया है, धान सामान्य धान का 2369 रुपये MSP है, यानी ये मिनिमम गारंटी है, यानी सरकार इस पे जो है इससे कम पे नहीं खरीद सकती है। तो उसी को MSP कहते हैं। जो मिनिमम गारंटी है उससे नीचे की कीमत पे सरकार आपकी खरीद नहीं कर सकती है। इससे ऊपर वो खरीद कर सकती है। 2369 ये MSP है, और जिसपे सरकार खरीद करती है वो होता है वसूली मूल्य होता है। अगर सरकार 2400 रुपये पे खरीद करती है, इसको वसूली मूल्य बोलते हैं। इससे कम पे नहीं दे सकती है, लेकिन इससे ज्यादा पे खरीद सकती है। तो बात करेंगे 14 खरीफ फसलों के लिए जारी की है। याद रखना है कि कितने फसलों के लिए जारी की है। अभी ये खरीफ के लिए जारी हुआ है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे कुछ दिन पहले रबी के लिए भी जारी किया गया है, लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं खरीफ की। तो 14 खरीफ फसलें, यहाँ पे नंबर याद रखेंगे, 14 खरीफ फसलों के लिए जारी किया गया है। इसमें हम कुछ ही देखेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। धान की बात करेंगे, धान सामान्य धान की 2369 रुपये के लिए, मतलब इसमें MSP दी गई है। धान ग्रेड ए धान की बात करेंगे तो 2389 रुपये, तो 20 रुपये का डिफरेंस है। ग्रेड ए का जो है वो 20 रुपये ज्यादा है सामान्य धान से, लेकिन दोनों में बढ़ोतरी बराबर हुई है 69 की। ज्वार की बात करेंगे तो इसमें जो है 3699, तो ज्वार में कितना है? 3699, 328 रुपये की बढ़ोतरी के साथ। बाजरा इसमें 2625 है, देखिए 2625, बाजरा में जो है 2625, 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तिल में जो है याद रखना है, इसका जो है 9846 से 579 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, 579 की। ये इम्पोर्टेंट है। नाइजर सीड यानी राम तिल, इसमें कितने की वृद्धि हुई है? तो 820 रुपये की। यानी सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? तो नाइजर तिल में, मतलब नाइजर सीड या राम तिल में, तिल में नहीं, राम तिल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे 3 डाटा एकदम इम्पोर्टेंट है। सामान्य धान का पता होना चाहिए 2369 रुपये, धान्य ग्रेड ए का पता होना चाहिए 2389 रुपये, यानी 20 रुपये ज्यादा सामान्य धान से, और राम तिल में 820 रुपये की वृद्धि के साथ 9537। यहाँ पे लिखा है कि इम्पोर्टेंट नाइजर सीड यानी राम तिल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है MSP में, ठीक, और उसका MSP भी सबसे ज्यादा है, वृद्धि भी ज्यादा है और MSP भी। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी वृद्धि हुई है। तो FDI में भारी वृद्धि हुई है। इसको भी जारी कौन करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। और 14% की प्रीवियस ईयर से 14% की वृद्धि के साथ ये 81.04 बिलियन डॉलर, याद रखिएगा बिलियन डॉलर है, 81.04 बिलियन डॉलर। तो FDI में 14% की वृद्धि हुई है, 81.04
बिलियन डॉलर। कितने की वृद्धि के साथ? 14% की वृद्धि। ये दोनों चीजें याद रखनी है, 81.04 बिलियन डॉलर और 14% की वृद्धि। एफडीआई में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करता महाराष्ट्र, सेकेंड पे है कर्नाटक और थर्ड पे दिल्ली। महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली, ये जो है टॉप एफडीआई प्राप्त करता स्टेट और यूटी है। टॉप थर्ड देश की बात करेंगे तो सिंगापुर, उसके बाद सेकेंड पे मॉरिशस है और थर्ड पे अमेरिका। तो जहाँ से हम लोग एफडीआई प्राप्त करते हैं उसमें सर्वाधिक टॉप मतलब सबसे टॉप पे कौन बना हुआ है? सिंगापुर, और सेकेंड पे मॉरिशस है और थर्ड पे अमेरिका। विगत 11 वर्षों में भारत ने 748.78 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है, जिसमें से 308.08 मतलब 50%। देखिए यहाँ पे सिंपल ये चीज लिखा है नोट में कि भारत पिछले 11 वर्षों में 748 बिलियन डॉलर का एफडीआई रिसीव किया है, जिसमें 143% की वृद्धि हुई है। और इसमें यूएस कितना, अमेरिका से कितना प्राप्त किया? 300 डॉलर, यानी हम लोग 50% केवल अमेरिका से ही प्राप्त किए थे पिछले 11 वर्ष में। स्केपिया फेडरल रुपे क्रेडिट कार्ड, स्केपिया, ये याद रखिएगा, स्केपिया फेडरल रुपे क्रेडिट कार्ड, यह देश का पहला डुअल नेटवर्क का कार्ड है। डुअल नेटवर्क क्या है? तो इसमें जो है दो नेटवर्क मिलके काम कर रहे हैं, कौन कौन से? वीजा और रुपे। वीजा और रुपे ये दोनों नेटवर्क एक साथ सपोर्ट करेंगे। तो स्केपिया और फेडरल, ये फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। स्केपिया एक ट्रेवल प्लेटफॉर्म कंपनी है जो कि फेडरल बैंक के साथ समझौता की है। तो ये दोनों मिलके एक रुपे कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। ठीक, एक सिंपल सा है कि जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है स्केपिया, और ये फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। इसमें वीजा और रुपे दोनों नेटवर्क की सुविधा मिलेगी आपको। स्केपिया एक ट्रेवल प्लेटफॉर्म है और फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। उद्देश्य क्या है? फिनटेक को बढ़ावा देना, यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को एक साथ इम्प्रूव करना। क्यूएस की इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग जारी हुई है। तो क्यूएस द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग जारी की गई है। क्यूएस द्वारा ये रैंक है, तो इसमें आईआईएम अहमदाबाद, भारत की तरफ से आईआईएम अहमदाबाद को 42वां स्थान मिला है और भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान को 63वां। तो क्यूएस की इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग, ट्रेड मतलब व्यापार वाली जो रैंकिंग है, उसमें ये आईआईएम अहमदाबाद हमेशा भारत की तरफ से टॉप करता है, जो कि 42 स्थान पे है। और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ये 63 प्लेस पे है। बात करेंगे न्यूनतम आहार विविधता संकेत। न्यूनतम आहार विविधता संकेत ये संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा जारी किया गया। उद्देश्य क्या है? तो 2030 तक शून्य भूखमरी प्राप्त करना। तो शून्य भूखमरी में हमने बताया था ऊपर की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें SDG 2 में क्या है कि भूखमरी को समाप्त करना। फर्स्ट में क्या था? गरीबी समाप्त करना। और टारगेट इसका 2030 तक है, जिसमें 17 SDG गोल डिसाइड किए गए हैं यूएन द्वारा। यहाँ सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि न्यूनतम आहार विविधता संकेतक जो है, इसके आंकड़े कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग जारी करता है। और इसका क्या उद्देश्य है कि 2030 तक शून्य भूखमरी, यहाँ आहार से देख लीजिए, न्यूनतम आहार विविधता संकेतक। तो इसमें ये पता चलता है कि जो मिड डे मील वाला सिस्टम है, उसमें कितने लोगों के तक मतलब राशन पहुंचता है, भूखमरी में कितना कमी आई है, ये चीज इसके लिए जारी किया जाता है। 2030 तक उसको मिनिमम करने का टारगेट है। पीएम मोदी कुवैत की यात्रा पर गए थे और ये 43 वर्ष के अंतराल के बाद गए थे। 1981 में मतलब 1981 में इंदिरा गांधी जी, यानी 1984 में इनकी डेथ हुई थी, और 1984 यानी 2 साल या 3 साल पहले इंदिरा गांधी जी गई थी। ऐसे याद रखना आसान हो जाएगा कि 1981 में ये गई थी। 43 वर्ष बाद पीएम मोदी ने कुवैत की यात्रा की है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स कि 8वां, पहले तो नंबर याद रखिए, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है? एक हमने यूएन का महासागर सम्मेलन पढ़ा था अभी ऊपर कि यूनाइटेड नेशन का यानी संयुक्त राष्ट्र का महासागर सम्मेलन जो SDG
14 को टारगेट करता है, लाइफ बिलो वाटर को। तो उसको हम लोग पढ़े थे, कहाँ हुआ था? फ्रांस के नीस शहर में हुआ था। और ये हिंद महासागर सम्मेलन, देखिए वो यूएन का था और ये हिंद महासागर सम्मेलन। तो इसमें क्या हुआ है कि ये ओमान के मस्कट में हुआ है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान ओमान के मस्कट में। और एस जयशंकर इसमें जो है मुख्य वक्ता के रूप में थे। तो इसको संबोधित कौन किया है? एस जयशंकर। हिंद महासागर सम्मेलन 8वें नंबर का, ओमान के मस्कट में। और इसको जो है संबोधित किए हैं एस जयशंकर जी। विषय क्या था इसका? सब्जेक्ट समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं, ये इसका विषय था। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार इसको बोल रहा हूँ। ये 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान के मस्कट में हुआ था। थीम थी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ शहरों में, विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी की गई है टाइम आउट द्वारा। टाइम आउट सूची जारी की गई है, यानी मतलब टाइम बाहर बिताने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए कौन सा शहर मतलब सबसे टॉप पे है? तो टॉप 3 शहर जो रहने के लिए, तो उसमें केप टाउन टॉप पे है। 50 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का ये टॉप पे बना हुआ है। बैंकॉक ये दूसरे पे है और न्यूयॉर्क तीसरे पे। तो केप टाउन दक्षिण अफ्रीका टॉप पे, बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी है, और अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर ये टॉप पे बना हुआ है। और भारत में जो है मुंबई रहने के लिए टॉप पे है, यानी 49वां स्थान मुंबई का है। तो फिर से देख लेते हैं कि विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी हुई है जो रहने के लिहाज से कौन से टॉप पे है। तो इसमें केप टाउन पहले पे है, बैंकॉक दूसरे पे, न्यूयॉर्क तीसरे पे। और भारत में मुंबई है जो कि 50 शहरों की सूची जारी हुई है, तो उसमें हम लोग 49th प्लेस पे मुंबई शहर आया है, नीचे से सेकेंड है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये जारी हुआ है हाल ही में, और इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? 199 देश। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक यहीं बस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो 50वीं है, पाकिस्तान की 103वीं। तो पाकिस्तान की नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना कि वो हमसे पीछे इस रैंक में, ये स्टेटमेंट में आ सकता है। इंडिया की रैंक 85 है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। टॉप कंट्री कौन है? तो टॉप पे है सिंगापुर और सेकेंड नंबर पे है जापान और लास्ट में है अफगानिस्तान। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 भारत की रैंक है 85, टॉप पे है सिंगापुर, सेकेंड पे जापान और लास्ट पोजीशन है अफगानिस्तान की। G20 शिखर सम्मेलन, तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था भारत में, और इस बार जो है 19वां था G20 शिखर सम्मेलन, 19वें नंबर का। ये कहाँ हुआ इसका आयोजन? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ था। तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। अध्यक्षता किए हैं ब्राजील के प्रेसिडेंट, जाहिर सी बात है ब्राजील में है तो ब्राजील के प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है, जिनका नाम है लूला डी सिल्वा। नीति वाक्य, इसके लिए नीति वाक्य या थीम बोल सकते हैं कि एक न्याय संगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण। तो G20 शिखर सम्मेलन जो कि 19वें नंबर का था, ये ब्राजील में मनाया गया या ब्राजील में इसका आयोजन हुआ, रियो डी जेनेरियो में। लूला डी सिल्वा इसकी अध्यक्षता किए हैं, और नीति वाक्य या थीम बोलेंगे एक न्याय संगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी की गई है। इसमें यह है कि कौन सा देश पावर किसके पास, मतलब पावर के रूप में कौन सा देश टॉप पे है। तो अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन केंद्र के द्वारा यह रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें यूएसए टॉप पे है, चाइना सेकेंड, रसिया थर्ड और भारत फोर्थ पोजीशन पे बना हुआ है। तो फायर पावर रैंकिंग में यूएसए टॉप पे है, भारत चौथे स्थान पे है। पूछ सकता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? तो भारत चौथे स्थान पे है, और ये 75 अरब डॉलर जो है खर्च करता है। ओपेक प्लस समूह, ओपेक प्लस ये जो है प्रमुख तेल निर्यातक जो देश हैं, जो तेल को निर्यात करने वाले
देश हैं पूरे विश्व में, उनका एक समूह है और इसमें ब्राज़ील शामिल हुआ है। तो ये अभी पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सी कंट्री ओपेक प्लस समूह में शामिल हुई है, तो उसका नाम है ब्राज़ील और G20 की अध्यक्षता भी ब्राज़ील ने की थी। टाइम्स हायर वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग, टाइम्स हायर वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में हार्वर्ड विश्वविद्यालय टॉप पे है। तो टाइम्स हायर की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग जारी हुई है। ये कौन जारी करता है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन ही इसको जारी करता है और टॉप में इसमें कौन सा विश्वविद्यालय है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय टॉप पे है। तो हायर वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में टॉप पे हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ये 14 साल से टॉप पे बना हुआ है। इसके बाद ऑक्सफोर्ड और MIT, ये दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे हैं। तो हाल ही में जारी हुई टाइम्स हायर वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में हार्वर्ड विश्वविद्यालय टॉप पे है, ऑक्सफोर्ड सेकेंड नंबर पे और ऑक्सफोर्ड और MIT दोनों संयुक्त रूप से सेकेंड स्थान पे हैं। भारत के 4 संस्थान इसमें शामिल हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग है उसमें भारत की तरफ से टॉप कौन किया है? तो IISc बेंगलोर टॉप पे है। उसके बाद दिल्ली है, मद्रास और बॉम्बे। तो IISc बेंगलुरु टॉप पे है, उसके बाद दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, ये 4 जो हैं भारत के संस्थान शामिल हुए हैं। ये याद रखना है चारों संस्थान कौन कौन से शामिल हुए हैं, बेंगलोर, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे। फिर से बोल दे रहा हूँ, बेंगलोर, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, ये चारों जो है संस्थान शामिल हुए थे। इसमें IISc बेंगलुरु टॉप पे है। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्ब्स पत्रिका की। इसने जो है 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। तो फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। टॉप 10 में कोई भी भारतीय नहीं है। ये पूछ सकता है कि टॉप 10 में कोई भारतीय शामिल है कि नहीं। तो 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी है उसमें टॉप 10 में कोई भी भारतीय महिला शामिल नहीं है। भारत की तरफ से 3 महिलाएं शामिल हैं, लेकिन ये टॉप 20 के ऊपर हैं। तो टॉप 20 में भी कोई नहीं है और टॉप 10 में भी। बात करेंगे विश्व स्तर पे कौन कौन लोग टॉप पे हैं। तो उर्सुला वॉन डेर, ये जो है इनकी टॉप पे रैंकिंग है। शक्तिशाली महिलाओं में टॉप पे कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर, ये यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं। यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ये टॉप पे हैं। क्रिस्टीना लेगार्ड, ये जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड, ये सेकंड नंबर पे हैं। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की PM, ये थर्ड पे है। तो 100 शक्तिशाली महिलाओं में उर्सुला वॉन डेर टॉप पे हैं, क्रिस्टीना लेगार्ड सेकंड पे, थर्ड पे जॉर्जिया मेलोनी, इटली की PM। भारत की तरफ से 3 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें नाम है निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह। तो इसमें याद रखना है कि निर्मला सीतारमण का स्थान सबसे ऊपर है, मतलब टॉप पे है भारत में। 28वां प्लेस है इनका। बाकी दो लोग 81 और 82 प्लेस पे हैं, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की बात करेंगे तो ये दुनिया की सबसे लंबी केबल सी परियोजना है। सी मतलब समुद्र में केबल बिछाने की परियोजना। तो प्रोजेक्ट नाम में भी यहाँ वाटर है, यहाँ सी है। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ दुनिया की सबसे लंबी केबल सी परियोजना, जो कि मेटा के द्वारा शुरू की गई है। मेटा यानी फेसबुक का जो अब नाम हो गया मेटा। तो मेटा द्वारा प्रोजेक्ट, डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट वाटर वर्थ किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मेटा के द्वारा। या फिर प्रोजेक्ट वाटर वर्थ क्या है? तो ये दुनिया की सबसे लंबी केबल सी परियोजना है। इसकी लंबाई पृथ्वी की परिधि से अधिक है, यानी 50,000 किलोमीटर लंबी ये परियोजना है। वाटर वर्थ परियोजना 50,000 किलोमीटर लंबी है। ये 5 महाद्वीप में और इसके साथ अमेरिका, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 महाद्वीप और इन देशों में जो है इसकी पहुंच बनाई जाएगी। वर्ष 2030 से स्टार्ट होगी। यानी प्रोजेक्ट वाटर वर्थ अभी चर्चा में था और इसका जो है स्टार्टिंग कब से करना है? तो 2030 से ये योजना स्टार्ट होगी। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ केबल सी परियोजना है और इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकसित करना।
वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकसित करना, और ये पृथ्वी की परिधि से अधिक है, मेटा द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, यानी इंटरनेट जो बंद हो रहा है, किसी भी कारणवश से जो इंटरनेट शटडाउन किया जाता है, तो उसकी वैश्विक स्तर पे एक रिपोर्ट जारी हुई है। तो इसमें एक किसके द्वारा जारी की जाती है? एक्स नाउ। तो एक्स नाउ द्वारा जारी रिपोर्ट कि में जो है 54 देश शामिल किए गए हैं। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट जो कि एक्स नाउ द्वारा जारी की गई है, इसमें कुल 54 देश शामिल हैं, जिसमें म्यांमार टॉप पे है और भारत सेकंड पोजीशन पे है। तो सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन कहाँ पे हुआ है? म्यांमार में 85 बार हुआ है, और भारत में 84 बार, जिसमें मणिपुर टॉप पे है, हरियाणा सेकंड और जम्मू कश्मीर थर्ड। तो भारत सेकंड प्लेस पे है म्यांमार के बाद, याद रखना है। वैश्विक शटडाउन रिपोर्ट में भारत जो है दूसरे प्लेस पे है, म्यांमार में 85 और भारत में 84, उसमें मणिपुर टॉप पे है। नेक्स्ट बात करेंगे वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक, मतलब मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक की बात करेंगे तो जहाँ बोलने की स्वतंत्रता हो, उस ऐसी रिपोर्ट जारी की गई है वैश्विक लेवल पे। हमारे यहाँ आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19A में। तो उसी तरह से वैश्विक लेवल पर वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक जारी किया गया है। ये यूएसए की एक थिंक टैंक कंपनी है, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा ये जो है अब सूचकांक जारी किया गया है। कुल 33 देश इसमें शामिल हैं, भारत की रैंक 24 है। तो याद रखिएगा कि वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में भारत की रैंक 24वीं है। नेक्स्ट बात करेंगे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ये 6वें नंबर का था, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ये किस नंबर का था? 6वें नंबर का। आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि रहने के जो लिहाज से जो देश हैं, तो उसमें जो है केप टाउन टॉप पे था, साउथ अफ्रीका वाला, और सेकेंड नंबर पे बैंकॉक थाईलैंड था, और थर्ड नंबर पे न्यूयॉर्क। तो वहीं पे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ये बैंकॉक में आयोजन हुआ है, 6वें नंबर का। विषय क्या था बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का? तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, इसका विषय बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। ये इसमें जो है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो 6वें नंबर का आयोजन हुआ था, उसमें एक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया। इसमें पीएम मोदी द्वारा 21 सूत्रीय कार्य योजना, इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, उसमें पीएम मोदी द्वारा कितनी सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की गई? तो 21 सूत्रीय कार्य योजना पेश की गई। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर तो ढाका बांग्लादेश में है। और बिम्स्टेक में शामिल कंट्री है इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका। बिम्स्टेक में ये शामिल हैं। कितने देश हैं बिम्स्टेक में? 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री हैं इसमें। इंडिया के ऊपर जो है नेपाल के जस्ट पूरब साइड में भूटान के पूरब साइड में जाएंगे म्यांमार, वो उसी से सटा हुआ थाईलैंड, और नीचे आएंगे बगल में तो बांग्लादेश, और सबसे नीचे जलीय सीमा साझा करता है श्रीलंका। नेक्स्ट बात करते हैं आसियान शिखर सम्मेलन की, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग बिम्स्टेक देखे हैं, अब आसियान शिखर सम्मेलन देखेंगे। आसियान शिखर सम्मेलन आयोजन कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इसका आयोजन हुआ है। तो आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? कुआलालंपुर, मलेशिया, 46वें नंबर का है। बिम्स्टेक 6वें नंबर का था, और आसियान शिखर सम्मेलन ये 46वें नंबर का है। मलेशिया में हुआ है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, और अध्यक्षता किए हैं अनवर इब्राहिम, मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम इसकी अध्यक्षता किए हैं आसियान शिखर सम्मेलन की। थीम क्या है? थीम है समावेशीपन और स्थिरता। समावेशीपन और स्थिरता इसकी थीम है। आसियान शिखर सम्मेलन आयोजन जो है मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है, अध्यक्षता मलेशिया पीएम अनवर इब्राहिम ने किया है, और थीम थी समावेशीपन और स्थिरता। नेक्स्ट बात करेंगे स्टैटिक, मतलब इसकी स्टैटिक पार्ट की बात करेंगे आसियान की। तो आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन,
यानी दक्षिण पूर्व एशियाई जो कंट्री हैं उनका एक समूह है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, 10 देशों का ये संगठन है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 1967 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इस इम्पोर्टेंट चीज है कि भारत आसियान कंट्री का सदस्य नहीं है, लेकिन 1992 से क्षेत्रीय वार्ता साझेदार के रूप में भारत इसमें हिस्सा ले रहा है। तो आसियान का भारत सदस्य नहीं है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, इसमें कौन कौन से देश हैं? यहाँ मैप में लगा है, यहाँ पे नाम लिख दिए। इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस। ये 10 देशों का संगठन है आसियान। स्थापना 1967 में हुई थी और ये 46वां सम्मेलन था जो कि मलेशिया में हुआ है। देखिए यहाँ से हम देखते हैं इंडोनेशिया, सब देख लेते हैं। यहाँ म्यांमार है, ये लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, फिर इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब कंट्री जो है साउथ ईस्ट वाली इसमें शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। 2 से 3 वीडियो और लेके आएंगे 1-2 दिन के अंदर, जिसमें पूरा जो है करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बीच बीच में जो भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं प्लीज उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। थैंक यू सो मच।